Assalamualaikum students. Today we are going to discuss the chapter number 4 which is the critical literature review. बेटे देखें चैप्टर नंबर 3 में हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में डिस्कशन की थी। उसका लास्ट टॉपिक था रिसर्च प्रपोजल का, जो मैंने स्किप किया है। ये जब आपको सारे रिसर्च के स्टेप करवा दूंगी उसके बाद वो क्वेश्चन आपको करवाऊंगी। बेटे चैप्टर नंबर 4 है हमारा क्रिटिकल लिटरेचर रिव्यू से रिलेटेड। लेकिन लिटरेचर रिव्यू को अंडरस्टैंड करने से पहले आप ये पूरी डायग्राम देखें जिसमें पूरे रिसर्च प्रोसेस के स्टेप्स लिखे हुए हैं कि रिसर्च एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। अगर आप देखें तो इसमें फर्स्ट स्टेप है जिसमें हम ब्रॉड एरिया ऑफ रिसर्च को आइडेंटिफाई करते हैं। फिर हम सेकंड स्टेप में प्रिलिमिनरी डाटा गैदरिंग करते हैं इंटरव्यूज़ के थ्रू, सर्वेज के थ्रू, और इससे हम अपनी प्रॉब्लम को नैरो डाउन करते हुए थर्ड स्टेप पे जाते हैं जिसमें हम अपनी प्रॉब्लम डेफिनेशन लिखते हैं, अपने रिसर्च प्रॉब्लम, अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, रिसर्च क्वेश्चंस को डेवलप करते हैं। ये तीनों स्टेप्स बेटे हमने चैप्टर नंबर 3 में कवर कर लिए। अब बेटे फोर्थ स्टेप है क्रिटिकल लिटरेचर रिव्यू, जो कि हम इस चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करने जा रहे हैं। जब आप लिटरेचर का रिव्यू कर लेंगे तो उसके बाद बेटे आप अपना एक थियोरेटिकल फ्रेमवर्क डेवलप करेंगे। फिर आप अपनी हाइपोथेसिस को डेवलप करेंगे, यानी कि जिनको आपने एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है। अपनी रिसर्च का डिज़ाइन बनाएंगे, डाटा को कलेक्ट करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे। फिर आप अपने रिसर्च क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे और अपने हाइपोथेसिस को चेक करेंगे कि क्या ये एक्सेप्ट हुए या रिजेक्ट। अगर आपके हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाते हैं यस, तो आप रिपोर्ट लिखेंगे, रिपोर्ट को प्रेजेंट करेंगे, अपनी डिसीजन मेकिंग करेंगे। लेकिन अगर आपके हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाते हैं मींस नो, तो आप दोबारा से स्टार्टिंग के स्टेप्स पे वापस आ जाएंगे। तो इस तरह बेटे देखें कि रिसर्च जो है वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, और इस स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर में जो क्रिटिकल लिटरेचर रिव्यू है ये 4 स्टेप है। तो क्रिटिकल लिटरेचर रिव्यू जो है वो क्या होता है बेटे, ये एक ऐसा प्रोसेस है डेट इन्वॉल्व्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड वर्क फ्रॉम सेकेंडरी डाटा सोर्सेज ऑन द टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट। इसमें आप अपने टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड जो सेकेंडरी डाटा सोर्सेज हैं, चाहे वो पब्लिश्ड वर्क है यानी कि वो किसी न किसी जर्नल में पब्लिश हुआ है, या अनपब्लिश्ड वर्क है, ठीक है, ऐसे ही इंटरनेट पे जो है वो सबमिट करा दिया गया। आप इस वर्क को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, द इवेलुएशन ऑफ दिस वर्क इन रिलेशन टू द प्रॉब्लम, फिर अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड उस वर्क को इवेलुएट करने की कोशिश करते हैं, एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ दिस वर्क, और फिर इस वर्क को अपनी रिसर्च स्टडी में लिखते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं। तो लिटरेचर रिव्यू बेटे एक ऐसा तरीक़ेकार है जिसमें आप अपने टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड जो प्रीवियस लिटरेचर हैं, स्टडीज़ हैं, उनको एग्जामिन करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें नॉर्मली आपने 2 बातों का ख्याल रखना है कि मिस रिप्रेजेंटिंग अदर्स, कि आप दूसरों के काम को मिस रिप्रेजेंट ना करें, गलत बयानी ना करें, एंड प्लेजरिज्म, और दूसरों के काम को टोटली कॉपी ना करें। आपको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना होता है कि डिफरेंट रिसर्चर्स ने डिफरेंट रिसर्च स्टडी में क्या बात की, क्या कंक्लूजन निकालें। अब बेटे देखिए कि लिटरेचर रिव्यू एक ऐसा तरीक़ेकार है जो आपको ये बताता है कि आप किस तरह से अपने टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट पे एक्सपर्ट बन सकते हैं और इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो क्रिटिकल लिटरेचर रिव्यू जो है वो रिसर्च प्रोजेक्ट का एक बड़ा असेंशियल किस्म का पार्ट है। लिटरेचर रिव्यू की प्रॉपर डेफिनेशन है इज़ द सिलेक्शन ऑफ अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स बोथ पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड ऑन द टॉपिक, यानी कि आप अपने टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करते हैं, चाहे वो पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट्स हों चाहे वो अनपब्लिश्ड, which contain information, idea, data and evidence written from a particular standpoint to fulfill certain aims, जो कि इस लिटरेचर रिव्यू के अंदर डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ या एविडेंसेस होते हैं ख़ास नुक्ता नज़र से, ताकि आपके एम्स को पूरा किया जा सके, और टू एक्सप्रेस सर्टेन व्यूज़ ऑन द नेचर ऑफ टॉपिक, और आपके टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट पर डिफरेंट तरह के व्यूज़ प्रेजेंट किए जा सकें, एंड हाउ इट इज़ टू बी इन्वेस्टिगेटेड, किस तरीके से आपने अपने काम को इन्वेस्टिगेट करना है, किस तरीके से आपने डॉक्यूमेंट्स को इवेलुएट करना है अपनी रिसर्च से रिलेटेड। तो वो सारा प्रोसेस जिसमें आप इस तरह के डॉक्यूमेंट्स को गैदर करने की कोशिश करते हैं ताकि आप अपनी रिसर्च को प्रोसीड कर सकें बेटे, वो लिटरेचर रिव्यू कहलाता है। तो लिटरेचर रिव्यू इंश्योर करता है द रिसर्च एफर्ट इज़ पोजिशन रिलेटिव टू एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड बिल्ड्स ऑन दिस नॉलेज, कि आप जो भी रिसर्च कर रहे हैं आपकी रिसर्च एफर्ट जो है वो एग्जिस्टिंग नॉलेज पे बेस कर रही है, उसकी कोई नॉलेज बेस मौजूद है जहाँ से आप गाइडलाइन ले सकते हैं। यू कैन लुक एट अ प्रॉब्लम फ्रॉम अ स्पेसिफिक एंगल, इट शेप्स योर थिंकिंग एंड स्पार्क्स यूजफुल इंसाइट ऑन द टॉपिक ऑफ योर इंटरेस्ट। आप एक ख़ास एंगल से अपनी प्रॉब्लम को देख सकते हैं और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं अपने टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड। यू डू नॉट रन द रिस्क ऑफ री इन्वेंटिंग द व्हील, आपने दोबारा वही चीज़ ईजाद नहीं करनी जो हो चुकी है। अपनी एफर्ट्स को वेस्ट ना करें ऐसी चीज़ ईजाद करने पर जो ऑलरेडी हो चुकी है। लिटरेचर रिव्यू आपको इस सिलसिले में हेल्प करता है। आप लिटरेचर को जब देखते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि ऑलरेडी क्या काम हो चुका है और मैंने क्या डिफरेंट काम करना है।
You are able to introduce relevant terminology and to define key terms used in your writing. लिटरेचर रिव्यू आपकी हेल्प करता है कि आपकी रिसर्च में टॉपिक में जो टर्मिनोलॉजीज जो की टर्म्स यूज़ हो रही हैं आप उनको किस तरीके से बेटर तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप अपने वेरिएबल्स को डिफ़ाइन नहीं करेंगे इससे आपके लिए स्ट्रक्चर बनाना आसान नहीं होगा. You obtain useful insights of the research methods that others have used to provide an answer to similar research questions. आपके जैसे रिसर्च क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए डिफरेंट रिसर्चर्स ने क्या मेथड्स यूज़ किए आपको इनके बारे में नाउ हाउ मिल जाती है, जिससे आपके लिए ये आइडिया आसान हो जाता है कि आप दूसरों की फाइंडिंग्स को अपनी फाइंडिंग्स के साथ रिलेट कर सकें. ठीक है, तो रिसर्च एफर्ट कैन बी कॉन्टेक्चुअलाइज्ड इन अ वाइडर एकेडमिक डिबेट. आपकी जो पूरी रिसर्च एफर्ट है वो एक वाइडर एकेडमिक डिबेट बन सकती है. आप अपनी रिसर्च को, अपनी प्रॉब्लम को, अपनी फाइंडिंग को दूसरों की फाइंडिंग्स के साथ रिलेट कर सकते हैं और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि दूसरों ने क्या काम किया, किन फैक्टर्स को कंसीडर किया और मैंने किन फैक्टर्स को कंसीडर करना है अपने सिनेरियो में. तो बेटे जो क्रिटिकल लिटरेचर रिव्यू है ये डिफरेंट जो फील्ड्स में डिफरेंट तरह के टाइप ऑफ स्टडी के लिहाज से इसके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं. जिस तरह ये देखेंगे बॉक्स 4.2 में 2 एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आपने भी इनको कोट करना है. स्पेसिफिक से फंक्शंस ऑफ लिटरेचर रिव्यू. आपने जो है वो रिसर्च स्टडी की टाइप्स पढ़ी थी कि या तो आपकी स्टडी डिस्क्रिप्टिव हो सकती है या एक्सप्लोरेटरी या कॉजल. तो मैं डिस्क्रिप्टिव एंड एक्सप्लोरेटरी के लिहाज से आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कि लिटरेचर रिव्यू डिफरेंट स्टडीज़ में किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकते हैं. बट फर्स्ट देखें, एमा इज इन्वॉल्व इन अ डिस्क्रिप्टिव स्टडी दैट एम्स टू डिस्क्राइब हाउ अ मेजर प्लेयर इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री डिलीवर्स वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स टू द मार्केट. एमा जो है वो एक डिस्क्रिप्टिव स्टडी करना चाहती थी जिसमें वो ये देखना चाहती है कि एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री किस तरीके से मार्केट में वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स डिलीवर कर सकती है. एमा ने जब लिटरेचर का क्रिटिकल रिव्यू किया तो इससे उसको डिफरेंट तरह के वैल्यू के बारे में जो पर्सपेक्टिव्स हैं उनका कम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू मिला. उसे वैल्यू की एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नज़र आई और इसके अलावा उसको एक माइकल पोर्टर वैल्यू चेन मॉडल था जो माइकल पोर्टर ने डेवलप किया, उसको थेरी से ये मिला जिससे उसको उस वैल्यू के बारे में डिफरेंट तरह के इंस्ट्रूमेंट्स, एनालिटिकल टूल्स एंड फ्रेमवर्क्स का आइडिया और उसे पता चला कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो वैल्यू क्रिएट कर सकती हैं और कंपैरेटिव एडवांटेज गेन कर सकती हैं. तो इस तरह बेटे देखें डिस्क्रिप्टिव स्टडी से रिलेटेड लिटरेचर ने उसकी किस तरह से हेल्प की कि उसे आइडिया हुआ माइकल पोर्टर के वैल्यू चेन मॉडल को पढ़ने के बाद कि ऑर्गेनाइजेशंस किस तरीके से इफेक्टिव वैल्यू क्रिएट कर सकती हैं और कंपैरेटिव एडवांटेज गेन कर सकती हैं. फिर बेटे जॉर्ज जो है वो एक एक्सप्लोरेटरी स्टडी में इन्वॉल्व हुआ और जब उसने लिटरेचर का रिव्यू किया तो उसको एक स्ट्रॉन्ग किस्म का थ्योरेटिकल बैकग्राउंड नज़र आया. लिटरेचर का रिव्यू करने के बाद उसे पता चला कि उसके टॉपिक से रिलेटेड डिफरेंट तरह की रिसर्च फाइंडिंग्स क्या हैं, मैथडोलॉजी में क्या इश्यूज हैं और किस तरह के कंक्लूजन्स जो है उसके सामने आए. ठीक है, इस तरीके से बेटे जॉर्ज ने जो है वो एक्सप्लेन किया कि दूसरों उसने इस चीज़ का आइडिया किया लिटरेचर को देखने के बाद कि दूसरों का वर्क नो डाउट जो है वो इम्पॉर्टेंट है, वैल्यूएबल है, लेकिन इसके बावजूद एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की ज़रूरत है. क्यों? उसको पता चला कि दूसरों ने जो फाइंडिंग्स दी हैं उसमें डिफरेंट तरह की सिनेरियोज़ हैं, डिफरेंट तरह की कॉन्फ्लिक्टिंग किस्म की सिचुएशंस हैं और इंडस्ट्री स्पेसिफिक उनकी रिसर्च है, जबकि उसकी इंडस्ट्री की सिचुएशन जो है वो अलग है. तो नए फैक्टर्स एक्सप्लोर किए जा सकते हैं. दूसरों की जो रिसर्च स्टडी है उन वो जनरलाइजेबल नहीं है, यानी कि हर सेटिंग में अप्लाई नहीं हो सकती. इस वजह से उसको आइडिया हुआ कि क्या क्या लिमिटेशंस मौजूद हैं दूसरे रिसर्चर्स की रिसर्च स्टडी में, किस इंडस्ट्री से रिलेटेड है वो और वो किस नए फैक्टर को एक्सप्लोर करके उस पर काम कर सकता है. तो इस तरह बेटे देखें कि लिटरेचर रिव्यू डिफरेंट तरह की रिसर्च स्टडीज़ में डिफरेंट तरीके से आपकी हेल्प आउट करता है. आपका सब्जेक्ट एरिया एक्सप्लोरेटरी है, डिस्क्रिप्टिव है, कॉजल है, आपको उसके हिसाब से पता चलता है कि लिटरेचर रिव्यू आपकी हेल्प कर सकता है आपको आइडेंटिफाई करने में कि आपके लिए कौन सी स्टडी सूटेबल है. आपको एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करनी चाहिए, डिस्क्रिप्टिव या कॉजल. तो लिटरेचर रिव्यू एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक, चाहे आप जो है वो यूनिवर्सिटी बेस्ड स्टडी कर रहे हैं या चाहे आप अप्लाइड स्टडी कर रहे हैं, यानी कि चाहे आप फंडामेंटल या बेसिक रिसर्च कर रहे हैं जो कि नॉर्मली एकेडमिक्स में की जाती है जिसमें आपका पर्पस होता है एग्जिस्टिंग नॉलेज को इन्हेंस करना, और नॉन एकेडमिक अप्लाइड रिसर्च को कहते हैं जिसमें आपका मकसद होता है कि वर्क प्लेस पर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ गई है और आपने उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है. दोनों तरह की रिसर्च में लिटरेचर रिव्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. लिटरेचर रिव्यू आपकी स्टडी में रिगरनेस ऐड करता है, मींस के मिनिमम डिग्री ऑफ बायस तजाद के साथ जो है वो आपको राइट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है. तो इन सम बेटे क्रिटिकल रिव्यू ऑफ लिटरेचर विल स्पार्क मैनी यूजफुल इंसाइट्स ऑन योर टॉपिक. इट विल अलाउ यू टू वर्क इन एन एक्सपर्ट मैनर टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस एंड टू बेनिफिट फ्रॉम एग्जिस्टिंग नॉलेज इन मैनी डिफरेंट वेज. क्रिटिकल लिटरेचर रिव्यू आपको बेटर तरीके से आइडिया देता है आपके रिसर्च टॉपिक के बारे में
आपको पता चलता है, आप एक एक्सपर्ट मैनर में सोचते हैं कि आपने कैसे प्रोसीड करना है, कैसे इन्फॉर्म डिसीजंस लेने हैं और किस तरीके से आपने एग्जिस्टिंग नॉलेज का बेटर जो है वो यूज़ करना है, उससे बेनिफिट लेना है और अपनी रिसर्च स्टडी को उसके मुताबिक से लेकर चलना है। कौन से फैक्टर्स हैं जो एक्सप्लोर हो गए हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो एक्सप्लोर होने वाले रहते हैं, वेदर यू हैव टू कंडक्ट अ डिस्क्रिप्टिव स्टडी और अ कॉजल स्टडी और एन एक्सप्लोरेटरी स्टडी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको लिटरेचर रिव्यू की मदद से मिलती है। अब बेटे देखिए, आप किस तरीके से लिटरेचर रिव्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ़ सोर्सेज आपके सामने, डाटा सोर्सेज अवेलेबल हैं आपके पास। बुक्स, एकेडमिक एंड प्रोफेशनल जर्नल्स, थीसिस, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स, अनपब्लिश्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हैं, ये सारे सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है और हर एक के अपने फ़ायदे एंड ड्रॉबैक्स मौजूद हैं। तो हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। बेटे सबसे पहला सोर्स है टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक्स जो हैं ये बड़ा यूज़फुल सोर्स ऑफ थ्योरी है। आपको नंबर ऑफ़ थ्योरी, जो वास्ट अमाउंट ऑफ थ्योरी टेक्स्ट बुक्स की वजह से मिल जाती है। टेक्स्ट बुक का ये फ़ायदा है कि ये ब्रॉड रेंज ऑफ टॉपिक्स को कवर करते हैं, ठीक है, और आर्टिकल से ज़्यादा थॉरो टॉपिक्स इनके अंदर मौजूद होते हैं। तो ये टेक्स्ट बुक एक गुड स्टार्टिंग पॉइंट होती है अपने टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए। लेकिन टेक्स्ट बुक का एक ड्रॉबैक ये है कि इसमें अप टू डेट इन्फॉर्मेशन कम होती है। आप देखते हैं कितनी अरसे बाद जाके इनके एडिशंस चेंज होते हैं और इनमें न्यू इन्फॉर्मेशन या अप टू डेट इन्फॉर्मेशन को एंटर किया जाता है। फिर बेटे जर्नल्स हैं। जर्नल्स दो तरह के होते हैं, एकेडमिक्स एंड प्रोफेशनल जर्नल्स। ये दोनों आपको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन देते हैं। एकेडमिक जर्नल्स के जो आर्टिकल्स होते हैं नॉर्मली इनको पब्लिश किया जाता है और एक्सपर्ट्स इनको स्क्रूटनी करने के बाद एक्सेप्ट करते हैं पब्लिकेशन के लिए। तो एकेडमिक जर्नल्स जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है। इनमें रिव्यू आर्टिकल्स भी होते हैं जिसमें एक टॉपिक से रिलेटेड जितने भी रिसर्चर्स ने फाइंडिंग्स की होती हैं उनको समराइज़ किया जाता है ताकि रीडर जो है वो बेटर तरीके से कंपैरिजन कर सके। तो रिव्यू आर्टिकल्स बड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट किस्म का सोर्स है क्योंकि इसमें आपके स्पेसिफिक एरिया की जो रिसर्च है उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट समराइज्ड फॉर्म में आपके सामने मौजूद हो जाते हैं। तो रिसर्च आर्टिकल्स जो हैं वो बेटे आपको आपकी स्टडी के बारे में एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको आपकी स्टडी का पर्पस पता चल सकता है, मेथड पता चल सकता है, रिजल्ट्स का आइडिया हो सकता है। इसके अलावा जो प्रोफेशनल जर्नल्स हैं ये भी आपको वैल्यूएबल सोर्स ऑफ रीसेंट डेवलपमेंट प्रोवाइड करते हैं। एक फील्ड से रिलेटेड नई डेवलपमेंट्स क्या हैं, अप टू डेट इन्फॉर्मेशन क्या है, फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या है, ये आपको प्रोफेशनल जर्नल से पता चलते हैं। फिर बेटे थीसिस होते हैं। थीसिस मीन्स के एमफिल एंड पीएचडी थीसिस जो कि एकेडमिक्स में यूज़ होते हैं, जो किसी स्पेसिफिक एरिया पे रिसर्च की गई होती है। पीएचडी थीसिस में जो है वो लेंथी किस्म के चैप्टर्स होते हैं और हर चैप्टर में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है। तो नॉर्मली जो पीएचडी के थीसिस होते हैं इनका स्ट्रक्चर और करेक्टरिस्टिक्स एकेडमिक जर्नल आर्टिकल्स जैसा ही होता है, ठीक है। तो आपको जो है ये थीसिस बड़े इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होते हैं जो आपको इंपॉर्टेंट इंसाइट प्रोवाइड करते हैं। आपके टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड आपको डिटेल इनसे मिल सकती है। फिर बेटे कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स होती हैं, जो सेमिनार्स होते हैं और वहाँ पे डिफरेंट रिसर्चर्स अपनी लेटेस्ट रिसर्च को सबमिट कराते हैं। वहाँ की जो प्रोसीडिंग्स की जो रिपोर्ट्स हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, ये बड़ी अप टू डेट होते हैं और ये आपको आपकी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं आपकी टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड। तो ज़रूरी नहीं कि हर मैन्युस्क्रिप्ट जो कि कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट किया जाए वो पब्लिश भी हो जाए। इसीलिए आपको केयरफुली एनालिसिस करना पड़ता है कि कौन सा मैन्युस्क्रिप्ट जो है उसकी क्वालिटी ठीक है और आपको इन्फॉर्मेशन सोर्स की क्वालिटी को असेस करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बेटे अनपब्लिश्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स होते हैं। एपीए है अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन, उसने अनपब्लिश्ड मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में कहा कि ऐसा इन्फॉर्मेशन सोर्स जो ऑफिशियली पब्लिश न कराया जाए किसी इंडिविजुअल की तरफ से, किसी प्रेसिंग हाउस की तरफ से या कंपनी की तरफ से, यानी कि बहुत सी रिसर्च ऐसी होती है जिसे पब्लिश नहीं कराया जाता। तो अनपब्लिश्ड मैन्युस्क्रिप्ट में वो सारे पेपर्स या जर्नल्स आर्टिकल्स शामिल हैं जो कि अभी पब्लिकेशन के प्रोसेस में हैं, अभी पब्लिश नहीं हुए, या अभी जो है वो आपके लेटर्स हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, पर्सनल कम्युनिकेशन, आपकी ईमेल्स के अंदर आपने इंपॉर्टेंट किस्म की इन्फॉर्मेशन सेंड की हुई है। तो बेटे अनपब्लिश्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हैं वो ज़रूरी नहीं कि वो पब्लिश्ड हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं आपकी रिसर्च से रिलेटेड। फिर बेटे रिपोर्ट्स होती हैं। डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, कॉरपोरेशंस, कंपनीज टाइम टू टाइम अप टू डेट किस्म की रिपोर्ट्स जो हैं वो बनाती हैं। तो ये पब्लिश्ड रिपोर्ट्स आपको एक स्पेसिफिक मार्केट, इंडस्ट्री और कंपनी के बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती हैं। फिर बेटे न्यूज़पेपर्स होते हैं जो बिजनेस इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको हेल्प कर सकते हैं। एक स्पेसिफिक मार्केट के क्या ट्रेंड्स जा रहे हैं, इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, कंपनी के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जा सकती है। और इन सब का निचोड़ बेटे मौजूद है इंटरनेट के ऊपर, कि वास्ट अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन अब इंटरनेट पर पड़ी है। ऊपर आपने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं आप इंटरनेट पर किसी कोई भी बुक, जर्नल, आर्टिकल,
कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग के मैनोस्क्रिप्ट्स को सर्च कर सकते हैं। न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, जर्नल्स सब आपको इलेक्ट्रॉनिकली अब अवेलेबल है। लेकिन बेटे इंटरनेट के बारे में क्या बात याद रखें कि इंटरनेट पे वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये अनरेगुलेटेड एंड अनमोनिटर्ड मीडियम है। कोई इसको मॉनिटर नहीं कर रहा, कोई इसको रेगुलेट नहीं कर रहा। तो हर इंटरनेट पेज पे जो इन्फॉर्मेशन मौजूद है ज़रूरी नहीं कि वो वैलिड हो, ऑथेंटिक हो, रिलायबल हो। तो आपको ऑनलाइन आप जो भी इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर रहे हैं उस इन्फॉर्मेशन की क्वालिटी को असेस करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो सर्च इंजन्स हैं जिस तरह गूगल, याहू, या आपको रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करने में बड़ी हेल्प करते हैं। गूगल के होम पेज पे एक ऐप है गूगल स्कॉलर। अगर आप इसका जो है वो लें, इसको यूज़ करें, तो इससे आपको नंबर ऑफ़ एकेडमिक लिटरेचर, पेपर, बुक्स, आर्टिकल्स, आर्ट रिव्यूज़, यूनिवर्सिटीज़ ने या ऑर्गेनाइजेशंस ने जो पब्लिश कराए हैं वो आपको मिल जाते हैं। तो आप इन गूगल स्कॉलर का जो है वो सहारा ले सकते हैं और वहाँ से आप लिटरेचर जो है वो गैदर कर सकते हैं। तो बेटे ये देखिए, नंबर ऑफ़ सोर्सेज आपके सामने अवेलेबल हैं लिटरेचर को गैदर करने के लिए। आप इसमें से किसी भी सोर्स को यूज़ करके, इन सबका कॉम्बिनेशन यूज़ करके अपने टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड जो भी लिटरेचर मौजूद है, रिसर्च मौजूद है, आप उसका आइडिया ले सकते हैं। तो लिटरेचर रिव्यू बेसिकली बेटे आपके टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट से मौजूद ऑलरेडी रिसर्चर्स ने जो किया या बुक्स में जो मौजूद है, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है, लिटरेचर रिव्यू आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। आपका मकसद जो है वो ये नहीं है कि आपने उनकी फाइंडिंग्स को उठा के लिख देना। आपका मकसद ये है कि आप उन रिसर्चर्स के स्टडीज़ को अच्छे तरीके से रिव्यू करें और अपने टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड जो है वो गाइडलाइंस लें कि किस तरह की मेथडोलॉजी, फैक्टर्स को यूज़ करके आप अपने एरिया में स्टडी कर सकते हैं, कौन सी लिमिटेशंस हैं दूसरे रिसर्चर्स की स्टडी में जो आप अपनी रिसर्च में दूर कर सकते हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो पहले वाले रिसर्चर्स ने यूज़ किए, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से या सिमिलर प्रॉब्लम्स अगर बाकी रिसर्चर्स ने हाईलाइट की हैं तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग में वो जो है वो मौजूद है, तो आप उनके साथ डील कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट लिटरेचर रिव्यू आपको आगे बढ़ने में हेल्प करता है, आपको अपनी रिसर्च की एक डिज़ाइन, एक फ्रेमवर्क डेवलप करने में हेल्प करता है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है कि हम लिटरेचर को कैसे सर्च कर सकते हैं और कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं, कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।